quantitative aspects of electrolysis. Quantitative of electrolysis. लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था, छूट गई है? लिखो तो, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आपको बता दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक ही सेल के अंदर है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, कैथोड भी एनोड भी। अब जो एनोड था वो कौन सी टर्मिनल के साथ अटैच था? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, मतलब उसके उस रोड के पास जाएंगे नेगेटिव वाले आयंस, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ है वो वाली रोड पे जाएंगे पॉजिटिव आयंस। तो ऐसे मूवमेंट होती है हमारे आयंस की इनटू द सॉल्यूशन। तो इसकी वर्किंग लिखो, इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन the positively charged ions are known as cations. The positively charged ions are known as cations and negatively charged ions are known as anions. पॉजिटिव वाले चार्ज आयंस को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव वाले को बोलते हैं अनायन। अब क्या हमने करंट को फ्लो करना है, मतलब करंट पास करना है, तो लिखो सेकंड में, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, कंटिन्यू करो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अब क्या होगा, आपने करंट को फ्लो करवा दिया, अब क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, क्या होगा बताओ? आपने करंट को फ्लो करवाया उस सर्किट के अंदर, अब क्या होगा उसके अंदर? ऑपोजिट चार्ज आयंस अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, पॉजिटिव वाले जाएंगे जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, और जो नेगेटिव वाले हैं वो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल में। तो लिखो, द आयंस आर अट्रैक्टेड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, द आयंस आर attracted by positive oppositely charged electrode, attracted by oppositely charged electrode. The cation moves toward the anode and anions move toward the cathode. The cation moves toward anode and anions move toward the cathode. This movement of ion in a solution is known as electrolytic or ionic conduction, and constitute the flow of current through the solution. ये इसकी वर्किंग थी कि आप टर्मिनल जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे, ऑपोजिट आयन के अट्रैक्ट होंगी अपने अपने ऑपोजिट चार्ज के पास, तो अनायन मूव करेगा किस तरफ? constitutes the flow of current through the solution. अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बात है नहीं, एप्लीकेशन ऑफ electrolysis
और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहली है कॉपर प्यूरिफिकेशन। कॉपर प्यूरिफिकेशन, अब हमने क्या करना है, कॉपर को प्यूरिफाई करना है। आपको मैं एक रोड दे रही हूँ प्योर कॉपर की, एक दे रही हूँ जिसमें इम्प्योरिटीज है। अब आपको मैंने बोल दिया है कि ये जो इम्प्योर वाला फॉर्म है इसको आपने प्योर, मतलब इसे कॉपर प्योर को सेपरेट करना है और इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना है। अगर ऐसी कोई प्रोसेसेस हो तो हम इलेक्ट्रोलिसिस सेल यूज करते हैं। मीन्स एक सोल्यूशन लिया, अब हम कॉपर की बात करें तो सोल्यूशन भी कॉपर का ही होना चाहिए, तो कौन सा सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब एक तरफ लेंगे हम इम्प्योर कॉपर, वो आएगा एनोड के साथ, और दूसरी तरफ आएगी प्योर कॉपर, वो आएगी कैथोड रोड के साथ। मतलब एनोड रोड को माना जाएगा इम्प्योर कॉपर और कैथोड में ली जाएगी प्योर कॉपर। कनेक्ट कर दी टर्मिनल्स के साथ, बैटरी के साथ करंट फ्लो करवाओगे। जो प्योर वाला कॉपर, इम्प्योर वाली कॉपर है, वहां से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सेपरेट होगी। अब मान लो ये है और ये अटैच्ड है हमारे सेल के साथ, इस तरह से है। ये है हमारा इम्प्योर फॉर्म और ये है प्योर कॉपर। इम्प्योर फॉर्म में इम्प्योरिटीज भी है, वो प्योर स्टेट में है, मतलब वो कॉपर स्टेबल स्टेट में है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब इसके तरफ क्या होगा, नेगेटिव आयंस आएंगे, इसके पॉजिटिव आयन सेपरेट होंगे। जैसे आप करंट को फ्लो करोगे, यहां से करंट जा रहा है, इसके जो Cu पॉजिटिव आयंस हैं सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, और ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है दे विल अटैच टू दिस आयन। अब ये क्या है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही सेल के अंदर हो रही है, दूसरे सेल में नहीं जाना है, मतलब जो होगा एक सेल के अंदर ही होगा। यहीं से कॉपर पॉजिटिव आयंस आएंगे और दूसरी वाली रोड क्या है उनको ले लेगी, ताकि वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये रोड क्या है, पतली होती जाएगी, इसमें बचेंगी सिर्फ इम्प्योरिटीज। ये रोड पतली होती जाएगी और प्योर फॉर्म का कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा हमारे इस वाली साइड, मतलब ये रोड क्या है हमारी थिक होती जाएगी। जो हम डैनियल सेल में सेपरेट सेपरेट बीकर लेके, कंटेनर लेके कर रहे थे, वो एक ही सेल के अंदर हो जाती है। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है प्लेटिंग ऑफ गोल्ड। प्लेटिंग ऑफ गोल्ड, और उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हमारे ज्वेलर्स यूज करते हैं। ज्वेलर्स आपको मेटल की चूड़ी देते हैं, उसके ऊपर गोल्ड की परत लगी होती है, देखते हो आप कुछ टाइम के बाद वो परत निकल जाती है, बाद में आपको लगता है पता ये तो मेटल है। होंगे आपके पेरेंट्स के पास चूड़ियां, देखना उनको। तो वो क्या करते हैं, वो ये वाली प्रोसेस को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस को, और एक मेटल की चूड़ी में गोल्ड की लेयर चढ़ा देते हैं, एक गोल्ड की प्लेटिंग कर देंगे और उसे बोल देंगे क्या है, ये गोल्ड की चूड़ी है। तो सोनार जो है वो प्योर गोल्ड कभी यूज नहीं करते हैं, दे यूज दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, और इस प्रोसेस से वो प्लेटिंग करते हैं मेटल की चूड़ियों के ऊपर। कुछ मेटल की चूड़ियां भी है जो आर्टिफिशियल चूड़ियां आती है, उसमें गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है ताकि वो सामने वाले को लगे कि गोल्ड की चूड़ी डाली है इसने, तो वो एक्चुअली में गोल्ड नहीं होता है। वो आर्टिफिशियल जो बैंगल्स होती है उनमें गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, मतलब एक गोल्ड की परत ली जाती है और उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, तो वो पॉलिश होती है इस सेल के बाद साथ। अब जिसके ऊपर पॉलिश करना है उसको ले लिया जाएगा इस वाली साइड। आपने एक मेटल को पॉलिश करनी है, वो ले लिया आपने टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, और जिसको चढ़ानी है मतलब गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, गोल्ड ले लिया आपने इस तरफ। अब क्या होगा, इसके गोल्ड से आए निकलेंगे पीछे बॉयज, इसके गोल्ड्स निकलेंगे, मतलब Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, इधर से Au पॉजिटिव जाएंगे, कहां चलते जाएंगे, इस वाली साइड जिधर मेटल लगाया है, तो क्या है वो गोल्ड उसमें डिपॉजिट होता जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट में को घर पे भी कर सकते हो। एक स्पून लो और एक लो कॉपर की वायर, एक स्पून में आप कॉपर की प्लेटिंग कर सकते हो घर पे यूज करके। करना घर पे, वायर लेना, सेल लेना, एक सोल्यूशन लेना, वाटर लेना उसमें, ठीक है। आपने क्या लेना है, एक तरफ लगानी है कॉपर की रोड, जो कॉपर की रोड है वो पॉजिटिव वाले सेल के साथ अटैच होनी चाहिए, और जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, स्पून ले लो, उसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, उसको आप करना नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच। बैटरी को स्टार्ट कर दो, आप धीरे धीरे देखोगे इधर के कॉपर के आयंस जो है उस स्पून में अटैच होने शुरू हो जाएंगे। स्पून आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो।
अगर एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो हम यहाँ पे भी परफॉर्म करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे कन्वर्ट चलते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस वाले सेल कैसे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले सेल, डैनियल सेल जो हमने पढ़ा, वो भी कैसे वर्किंग करते हैं। और हम इन सेल से आप घर पे खुद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें, वाटर से मिल जाएगी हमें। पीछे बॉयज, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो एट योर होम। एक बीकर में वाटर लोगे, एक तरफ लोगे 2 रोड्स लेंगे हम, मतलब ग्लास ट्यूब्स लेंगे, उसके अंदर भी हम पानी को भर देंगे, उसमें मेटल को डालेंगे दोनों तरफ, एक तरफ लोगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक लोगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जो पॉजिटिव वाले टर्मिनल होंगे वहां पे हाइड्रोजन की गैस प्रोड्यूस होगी और जो नेगेटिव वाले टर्मिनल होगा वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन है। बाकी आपके लिए होमवर्क है कि एप्लीकेशन आप खुद लिख के लाओ और कहाँ हम इस सेल को यूज करके आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों में यूज होते हैं ये। तो एप्लीकेशन इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जितनी मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो फैराडे की वैल्यू आई थी ना, जो हम पढ़ रहे थे 96500, वो वैल्यू ड्राइव करेंगे हम कैसे आई थी। ठीक है, तो अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे कुछ हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के। जो फैराडे थे वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखा गया था। क्वांटिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटी मतलब इस इलेक्ट्रोलिसिस से कितनी क्वांटिटी हमें मिल रही है। अगर आपको कॉपर चाहिए प्योर तो कितनी क्वांटिटी का कॉपर मिला है आपको। अगर आप यहाँ से वहां इस वाली में प्लेटिंग करें तो कितनी क्वांटिटी का गोल्ड की प्लेटिंग हुई है इस मेटल में। वो प्लेटिंग, वो जो क्वांटिटी है वो फैराडे था पहला साइंटिस्ट जिसने उसको स्टडी किया था। तो लिखो माइकल फैराडे, MICHAEL, Michael Faraday was the first scientist. Michael Faraday was the first scientist who studied about the quantitative aspects of electrolysis, and he gave 2 laws, Faraday first law and Faraday second law. Michael Faraday was the first scientist who described or who studied about the quantitative aspects of electrolysis, and he gave 2 law. उसने 2 लॉ दिए थे जो कि आप पढ़ते आए हो 10th क्लास में, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। अब ये लॉ बोलते क्या हैं वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट इज फैराडे फर्स्ट लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि आप जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, अब इसमें अंदर केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, सेल के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं। पीछे बॉयज, इस डोर को बंद कर दो, डोर को बंद कर दो। अब इसमें ये बोला जाता है कि फैराडे पहले लॉ में ये बताया कि कितनी अमाउंट है हमारा जो डिपॉजिट हो रहा है प्योर फॉर्म में, वो अमाउंट डिपेंड करेगा कितना करंट आप पास कर रहे हो और कितने सेकंड के लिए आप पास कर रहे हो। मतलब मैंने आपको दिया एक रिएक्शन करने को कि आपने गोल्ड को प्यूरिफाई करना है, बट मैं आपको दे रही हूँ सिर्फ 1 सेकंड के लिए करंट और 1 सेकंड ही टाइम दे रही हूँ, तो क्या पूरा कॉपर प्योर हो जाएगा? नहीं होगा। जितने टाइम के लिए करंट पास किया उतनी ही कॉपर आयंस निकलेंगे और प्योर होगा। मतलब हमारा अमाउंट जो है डिपेंड करेगा कितना करंट आप दे रहे हो और कितने टाइम के लिए उसको फ्लो करवा रहे हो। अगर आप दे रहे हो 10 एम्पियर का करंट और आप दे रहे हो 20 सेकंड के लिए, तो जितना उस टाइम पीरियड में उस करंट के डिपेंड के ऊपर जितनी आयंस वो निकाल सकेगा सिर्फ उतनी ही आयंस निकलेंगी, बाकी प्योर फॉर्म नहीं निकलेगा, बाकी वो इम्प्योर में ही रहेगा। मतलब वो डिपेंड करेगा करंट के ऊपर और
टाइम के ऊपर। तो इसमें लिखो द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur at any electrode during electrolysis by a current is directly proportional during electrolysis by a current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution. Proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution means W is directly proportional to Q, where W is weight of substance, deposited or liberated. और Q क्या है? What is Q? चार्ज। Q is चार्ज, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? डिपॉजिट और लिबरेटेड। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? W is directly proportional to IT। लिख सकते हैं ना? क्यों? चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। W is equal to ZIT, where Z is electrochemical equivalent constant. Electrochemical equivalent constant. I is current. क्या बातें हो रही है? क्या बोल रहे हो? बोलो। उसके पास पेन नहीं है? क्या बातें हो रही हैं? बोलो बोलो। पेन मांग रहा है। कौन मांग रहा था पेन? आपके पास पेन नहीं है? ब्लैक पेन चाहिए था आपको? क्यों चाहिए ब्लैक पेन? ले लो आंटी। आए थे। Now, if Q is equal to IC, मान लो हमने ले लिया करंट 1, टाइम भी लिया 1 सेकेंड। करंट ले लिया 1, टाइम ले लिया 1 सेकेंड। ठीक है आंटी। तो चार्ज कैसे आएगा? देन वेट विल बी इक्वल्स टू Z। यही आएगा। करंट आपने ले लिया 1 एम्पेयर, टाइम लिया 1 सेकेंड, देन वेट विल बी इक्वल टू Z। व्हाट इज Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो अब यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट की डेफिनेशन ड्राइव होगी कि दैट विल डिपेंड अपॉन द वेट। जितना वेट होगा उतना उसकी कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो लिखो hence electrochemical equivalent weight of a substance is defined as the mass of substance deposited
defined as the mass of substance deposited or liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution is 1 ampere and time is 1 second. The mass of substance deposited or liberated by the electrolytic cell when a current of 1 ampere is passed for 1 second, that is, the quantity of electricity is equal to the flow of charge. Second is Faraday's second law. Flow of charge, Faraday's second law. अब पहले वाले लॉ में तो ये बोल दिया उसने कि जितना आप चार्ज उसको करंट दोगे उतना ही आयंस वो डिपॉजिट करेगा। अब दूसरा ये बोलता है कि आपको कैसे लगेगा पता कितना आयंस डिपॉजिट हुए? आपने 10 सेकंड के लिए करंट को फ्लो करवाया, आपको कितनी क्वांटिटी पता कि कितनी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी उसमें? क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो फैराडे सेकंड लॉ में ये बोला गया कि जितना उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, अगर आप कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हो तो कॉपर का जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उतने ही वो आयंस क्या है डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे प्यूरिफाई फॉर्म में। मतलब पहले वाले लॉ में तो बोला कि जितना चार्ज पास करोगे हमारी केमिकल रिएक्शन सिर्फ उतनी देर तक होगी, जितने टाइम के लिए आप करंट फ्लो करवा रहे हो हमारी रिएक्शन उतने ही टाइम के लिए होगी। दूसरा लॉ बोलता है कि कितने आयंस डिपॉजिट हुए डिपेंड करेगा उस जिसका भी आप यूज कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट वेट कितना है। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, नॉर्मेलिटी, जिसमें इक्विवेलेंट वेट बताया था कैसे निकालते हैं, कैसे एन फैक्टर के साथ। तो वैसे ही इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा और वैसे ही पता लगेगा कि कितने आयंस डिपॉजिट हुए। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, the amount of different substances liberated by the same quantity of electricity passed through the electrolytic solution, same quantity of electricity passed through the electrolytic solution is directly proportional to their chemical equivalent weight. For example, weight of copper deposited divided by weight of deposited is equal to their equivalent weight. यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिए दो आयंस का, एक है कॉपर एक है सिल्वर। अगर आपको सिर्फ कॉपर का ही निकालना है तो यू विल फाइंड द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, उसके इक्विवेलेंट वेट, जितना इक्विवेलेंट वेट होगा कॉपर का उतने ही आयंस वो डिपॉजिट करेगा, मींस उतने ही आयन वो या तो लिबरेट करेगा या दूसरी वाली रोड पे डिपॉजिटेड हो जाएंगे। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ फैराडे लॉज।
Examples of Faraday law. फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने पूछा, आपसे बेल होगी है, पूछा मैंने। एक ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रही है इस रिएक्शन में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। अब इस रिएक्शन को होने के लिए कितना करंट चाहिए हमें, हम फाइंड आउट करेंगे एक रिएक्शन को होने के लिए कितना करंट पास करे कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ हम कर रहे हैं रिडक्शन, मतलब इसको कितनी करंट चाहिए कि पूरी रिडक्शन कंप्लीट हो जाए। तो कैसे डिपेंड करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is required to complete the reaction मतलब मेरे को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप रिएक्शन से देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 मोल चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को, ताकि 1 मोल ऑफ दिस आयन विल कन्वर्ट इनटू द प्योर फॉर्म। यही है इसका मतलब। अब मुझे 1 मोल निकालना है, तो एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 6 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। अब हमने निकालना है 1 मोल, मतलब एक पूरे मोल का निकालना है। तो 1 मोल में कितने ये होते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 10 रेज़ टू पावर 23। तो ऐसे निकलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल, इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू आती है 94500 कूलम पर मोल, जो हमने फैराडे की निकाली थी वैल्यू। जो फैराडे कांस्टेंट वैल्यू आई है वो ऐसे आती है, वो ये राउंड ऑफ करके लिखी है मैंने। यहाँ पे 6 है, 96500। अब एक और रिएक्शन लिखो, मतलब आपको लग गया पता कि अगर मुझे 1 मोल की कोई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो उसमें कितना करंट चाहिए हमें? इतना फैराडे। ठीक है, मतलब जितनी फैराडे की वैल्यू। अगर मैं आपको रिएक्शन दे रही हूँ जिसमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो उसकी कैसे निकालोगे? अब आपको लग गया पता 1 मोल में है जितनी फैराडे की कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो 3 मोल की निकालनी होगी तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये रिएक्शंस आती है एग्जाम में कि आपको निकालना है कितना करंट पास हो रहा है। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो विद फैराडे वैल्यू। अब दूसरा एग्जांपल आपको देती हूं मैं। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव विद 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव एल्यूमिनियम। अब बताओ इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए? करो करो। इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? कितनी कितनी चाहिए? जल्दी सॉल्व करो इस रिएक्शन को। इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन। अब इस पूरी रिडक्शन को होने के लिए हमें
कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करे ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिसिटी। कल बताया था कैसे निकालते हैं, निकालो निकालो इसके। ये डोर बंद कर दो। निकालो कितनी आई? कैसे निकलेगा? 1 मोल निकाल ली कितनी? 289,500। ठीक है, कैसे निकाल लिया नन्या बताओ इधर आके। हमारे पास 1 मोल के लिए जो थे 1 मोल्स के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे वो थे 95600। हमें अब 3 पॉजिटिव के लिए निकालना है, मतलब 3 मोल्स के लिए निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई लिखो 289,9650। 965 289,500। बैठ जाओ। अगर हमें करंट बताना है कितना करंट आप पास करोगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो हमने कल पढ़ा था कि फैराडे के साथ उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी निकल आती है। तो सिंपल था, हमें चाहिए थे 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज होना है। तो 1 मोल के लिए हमारी कितनी हो रही थी? 96500 फैराडे की वैल्यू जो आई थी। अब हमें निकालने 3 के लिए, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट विद द 3। मतलब अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी जाती है तो आपने फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना जितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं उस रिएक्शन में। सिंपल, उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। एक और रिएक्शन लिखो। ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 निकालो। 19300 000। सिंपली आपने फैराडे वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। अब आपने इलेक्ट्रोलिसिस का वर्किंग समझ ली, कैसे इलेक्ट्रोलिसिस सेल वर्क करता है, कैसे करता है। इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कौन से सेल होते हैं वो जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल रिएक्शन चेंज होंगे हमारे केमिकल में। ये स्पॉन्टेनियस हुई कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। पक्का? आप इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इन रिएक्शंस में आपने देख लिया कि सेल कैसे वर्क करता है। कैसे करता है सेल वर्क? नेगेटिव आयन मूव्स टू द एनोड एंड पॉजिटिव आयन मूव्स टू कैथोड। एक ही सेटअप के अंदर होता है सारा सेल ये। तो अगर आपको ये लग गया पता सेल कैसे काम करता है, बट इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो कैसे लगेगा पता? कैसे काम करता है सेल वो तो लग गया पता, अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे इसके? प्रोडक्ट बनने के लिए इसमें 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, किस नेचर का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा है। तो लिखो नंबर 1 फैक्टर ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड, factor on which the product of electricity depend.
Number 1 is nature of material being electrolyte. क्या नेचर है उस मटेरियल का जिसको आप यूज कर रहे हो। नंबर 2 है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब किस टाइप का आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, जैसे कि इनर्ट होते हैं कुछ होते हैं रिएक्टिव। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका रिएक्शन में कोई काम नहीं होता, वो एक्ट करेंगे एज अ सोर्स, सिर्फ रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं, पूरी रिएक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता है। इनर्ट है मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है रिएक्टिव, मतलब जो रिएक्शन में अपना रोल्स देंगे, अपने आयंस को भी प्रोड्यूस करेंगे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। दो तरह के हैं। अगर मैं इसमें यूज करती हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे, अगर मैं रिएक्टिव यूज करती हूँ तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? मैंने दे दिया आपको दोनों में NaCl, एक में आप यूज कर रहे हो इनर्ट वाला और एक में आप यूज कर रहे हो रिएक्टिव वाला। तो क्या NaCl के जो आपको एंड में प्रोडक्ट मिलेंगे सेम मिलेंगे? इनर्ट में सेम मिलेंगे और दूसरे में तो वही है, दोनों के प्रोडक्ट अलग होंगे। इनर्ट में इनर्ट वाला तो रिएक्ट करेगा नहीं, उसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के ही आयंस होंगे। और दूसरा जो होगा रिएक्टिव, उसमें जो भी रिएक्टिव मेटल आप यूज कर रहे हो उसके अपने भी आयंस जाएंगे, क्योंकि वो रिएक्टिव है मतलब उसकी रिएक्शन भी जाएगी उस प्रोसेस में, तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे? अलग होंगे। तो दूसरा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट used, and third is kinetics of reaction. Kinetics of reaction, kinetics क्या होती है? एनर्जी है। कौन सी? कौन सी एनर्जी होती है? क्या करने के लिए? मूव करने के लिए। और कोई काइनेटिक एनर्जी? प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है वो बताओ। मूव करने के लिए। और कोई पीछे बॉयज? काइनेटिक एनर्जी मूव करने के लिए, मूवमेंट आ गई, मूवमेंट। आप नहीं पता ये क्या होता है? मूवमेंट। क्यों? अगर एक बच्चे ने मूवमेंट बोल दिया तो सब मूवमेंट ही बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव कराने के लिए रिएक्शंस को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हर एक रिएक्शन की होगी जो रिएक्शन हो रही है। अब कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो बहुत स्लो चलते हैं, जिनका होना तो पॉसिबल है बट वो बहुत स्लो चलते हैं, और अगर आपको वो रिएक्शन फास्ट में चाहिए तो हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल देते हैं बाहर से, ओवर पोटेंशियल देते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर ओवर पोटेंशियल देंगे तो उसके प्रोडक्ट अलग होंगे। मान लो कोई आपने रिएक्शन लगाई है, उसको होने के लिए आपको 24 आवर चाहिए, मतलब एक पूरा दिन लगेगा आपको वो रिएक्शन कंप्लीट करनी है विद इन 20 सेकेंड या 30 सेकेंड या विद इन 1 आवर। तो आप उस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से कुछ एक्स्ट्रा दोगे ना, ताकि रिएक्शन प्रोसीड करे, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दोगे उस रिएक्शन को। तो जब आप उसमें एक्स्ट्रा चीजें दोगे तो उसके प्रोडक्ट तो डिफरेंट निकलेंगे, जो उसके एक्चुअल में प्रोडक्ट आने थे उसके डिफरेंट आएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है काइनेटिक्स के ऊपर। अगर पोटेंशियल उसका रिएक्शन का अपना चला है तो ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हो तो उसके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं। तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे एग्जांपल्स इनके। सबसे पहला एग्जांपल है मोल्टन, पीछे बॉयज, मोल्टन NaCl। अब मोल्टन का क्या मतलब है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टन? क्या बोलो, जो भी घुला हुआ, पिघला हुआ। मोल्टन NaCl मीन्स पिघला हुआ। आपने उसमें कुछ नहीं ऐड किया है, सिर्फ उसको मेल्ट किया है। एक लिया हम एग्जांपल मोल्टन NaCl मीन्स पिघला हुआ, दूसरा हम लेंगे एक्वस NaCl मीन्स उसको पानी में डिसॉल्व किया है। अब दोनों के दोनों NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है, पर दोनों के प्रोडक्ट जो आते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? एक्वस में हमारे पास वाटर के आयंस भी होंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, इसमें सिर्फ सोडियम और क्लोराइड के होंगे, तो इसके प्रोडक्ट भी इसी का ही बनेगा, सोडियम और क्लोराइड के ही। उसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल भी डिसॉल्व है, मतलब H पॉजिटिव आयन भी होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी होंगे, तो वो अपना रोल भी तो करेंगे, वो भी तो किसी ना किसी के साथ अट्रैक्ट होंगे और कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनके रिएक्शन अलग, इनके रिएक्शन अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल्टन NaCl। तो इसमें लिखो possibilities ions formed are, इसमें कौन से पॉसिबल आयंस हैं जो बनेंगे? एक सोडियम और क्लोराइड का ही बनेगा, तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। अब आप मुझे बताओ एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी और एट कैथोड साइड कौन सी रिएक्शन होगी मोल्टन NaCl में? आप ले लो पहले कैथोड। कैथोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आधे ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, आधे रिडक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीडेशन बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? तो फिर कैथोड साइड में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? आपके पास सोडियम क्लोराइड है, एक बनेगा Na पॉजिटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव। इस तरफ कौन सा जाएगा नोड वाली साइड? Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन बनेगी, यही रिएक्शन बनेगी। और एनोड की साइड, और एनोड, एनोड में, एनोड में Na पॉजिटिव, हाँ, फिर इधर Cl नेगेटिव और उसमें कैथोड में। फिर आप लोग इसी में कंफ्यूज हो कि कैथोड है क्या और एनोड क्या है। कैथोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी तक यही नहीं पता कैथोड में ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है। तो ये रिएक्शन आएगी एनोड की तरफ। लिखो, क्या मैंने रिएक्शन ठीक लिखी है एनोड की तरफ? क्या आएगी? जो नो मैम बोला जरा उठ के बताए। एनोड में बताओ अब रिएक्शन क्या होगी? एनोड में बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे। तो क्या बनेगी रिएक्शन? Cl नेगेटिव, ये रिएक्शन आएगी एनोड में। एनोड में ऑक्सीडेशन। और कैथोड में Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। तो इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बने? अब इस मोल्टन NaCl में प्रोडक्शन क्या हुई? प्रोडक्ट क्या बने? एक हमारे पास मिला सोडियम, एक मिला हमारे पास क्लोरीन गैस। तो देयरफॉर
द प्रोडक्ट formed are sodium and chlorine. अब दूसरा एग्जांपल लो, एक्वस NaCl, ये लिख लिया है। सेकंड एग्जांपल लो, एक्वस NaCl, बताओ उसमें पॉसिबल आयंस कौन कौन से फॉर्म होंगे? पॉसिबल आयंस की फॉर्मेशन बताओ, एक्वस NaCl। जिन्होंने ये वाला कर लिया वो नेक्स्ट करो, एक्वस NaCl। सेकंड इज एक्वस NaCl। अब इसमें पॉसिबल आयंस बताने बनेंगे क्या क्या? पॉसिबल आयंस क्या है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। एक्वस का मतलब उसमें पानी भी है, उसके भी आयंस आएंगे। पॉसिबल आयंस हो गए ये। अब मुझे बताओ कैथोड की साइड कौन सी रिएक्शंस होगी और एनोड की साइड कौन सी रिएक्शंस होंगी? सबसे पहले करो कैथोड। एट कैथोड पॉसिबल रिएक्शंस आर, बताइए अब कैथोड की साइड कौन सी रिएक्शंस होंगी? अब आपको लग गया पता कैथोड में क्या होता है? करो अब, कौन कौन सी आयंस आपको लग गया पता? ये आयंस, अब बताओ। हाँ जी, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स लिए सोडियम बन गया, और H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। ये दो पॉसिबल रिएक्शन है, पर होगी तो एक ही रिएक्शन। हाँ जी, पॉसिबल रिएक्शन है हमारी, एक सोडियम वाली और एक H पॉजिटिव आयन वाली। कैथोड में रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब ये दो रिएक्शन रिड्यूस हो रही है। हमारे मानने से तो ये रिएक्शंस होनी चाहिए दोनों, पर होगी एक रिएक्शन। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का E0 वैल्यू कितनी होती है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की 0, मतलब ये H पॉजिटिव वाला यूज हो रहा है, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी। इसकी कितनी होगी E0 वैल्यू? -2.71 वोल्ट। ये वैल्यूज जो आपकी बुक में टेबल दिया है एक, ये वैल्यूज वहां से आती है। तो वैल्यूज, कुछ वैल्यूज याद रखना, जैसे सोडियम की, वाटर की, फिर क्लोरीन की, ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आई ये, इसकी वैल्यू आई 0। तो अब वैल्यूज को देख के बताओ कि कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, होगी कौन सी वाली? Na पॉजिटिव वाली। क्यों? H पॉजिटिव वाली क्यों? पॉजिटिव है तो नेगेटिव में क्यों नहीं हो सकती? अब रिएक्शन हुई है तभी इसकी नॉट वैल्यू आई है, तो हुई तो है ना ये रिएक्शन। होगी एक, ये मैं बोल देती हूँ, होगी एक। होगी कौन सी? आपने बोला H पॉजिटिव वाली, तो क्यों होगी? रीजन भी तो होगा कुछ इसका। और जिसने बोली सोडियम वाली तो उसका भी रीजन होगा कुछ, सोच के बोलिए आपने, ऐसे तो बोली नहीं होगी। बताओ साहिल, आपने ये क्यों बोली? पीछे साहिल बताओ, कुछ तो सोच के बोला होगा कि ये रिएक्शन होगी, होगी यही रिएक्शन, ठीक बोली है, पर रीजन तो होगा कुछ। क्योंकि इसकी जो
एनोड की वैल्यू वो बड़ी है इससे। किसकी वैल्यू बड़ी है? इसकी, इसलिए बोला आपने, ये रीजन लिया। और कोई है? हो तो रिएक्शन दोनों रही हैं। एक में एक गैस की फॉर्मेशन, एक सॉलिड की है, मतलब आप बोल रहे हो स्टेट चेंज हो रही है, उसके वजह से रीजन आया। और कोई रिएक्शन कौन सी हो रही है? ये रिडक्शन। रिडक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। रिडक्शन जो है नेगेटिव में अनस्टेबल होती है। माइनस साइन का मतलब है यहाँ पे जो रिडक्शन फॉर्म है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिला है हमें, तो रिएक्शन पॉसिबल होगी हमारी H पॉजिटिव वाली। लिखो, द रिएक्शन विद हायर वैल्यू, द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ E नॉट is preferred. The reaction with higher value of E naught is preferred, and therefore the reaction at the cathode during electrolysis, the reaction at cathode during electrolysis is, ये वाली रिएक्शन लिखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज, ये वाली रिएक्शन लिखो, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन स्टेबल है? करो इसको स्टेबल। आज स्टेबल है? नहीं है तो स्टेबल करो। करो रिएक्शन को स्टेबल। बैलेंस्ड करो, बैलेंस्ड है। मैंने ऐसे कर दी, बैलेंस क्या? बैलेंस है ये। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, H। Therefore, the net reaction, पीछे मेरे को बहुत आवाज आ रही है। रिएक्शन एट कैथोड, तो अब कैथोड में नेट रिएक्शन क्या बनेगी? ओवरऑल क्या बनेगी? वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो और सोडियम क्लोराइड यूज कर रहे हो, कौन सी आएगी? वाटर वाली। लिखो, H2O gives H positive ion, OH negative ion, half H2 plus OH negative ion। हाँ जी, क्या हुआ आप दोनों को? हाँ जी, 10th में उस टाइम पे तो ये बताया था रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स के साथ सब्सक्रिप्ट होते हैं उनको छेड़ते हैं। क्यों नहीं छेड़ते हैं? आप अगर रिएक्शन को यहाँ लगाओगे 2, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, H पॉजिटिव गिव्स इलेक्ट्रॉन गिव्स 1/2 ऑफ H2, हाफ मॉलिक्यूल ले रही हूँ इसका, हाफ। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? H2 की फॉर्म में, मतलब 2 हाइड्रोजन है उसमें, और मैं इसको हाफ कर रही हूँ तो 1 नहीं आएगा। हाफ लगा रही हूँ तो 1 नहीं आएगा मॉलिक्यूल, तो वैसे आती है ये। पीछे ये 2 से 2 कैंसिल इसलिए हुआ, हाफ का मतलब होता है कि अब 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ये 2 हैं, मैं बोल रही हूँ हाफ यूज होगा, तो इसका हाफ क्या होगा? 1 ही होगा, तो ये हाफ उसे वैसे कैंसिल होता है। ये पीछे लिखो इसका, द रिएक्शन, अब 2 को हाफ कर दो, 1 नहीं बचेगा। 2 का हाफ करोगे 1 नहीं बचता है कि 2 रहते हैं, वहीं से आया ये हाइड्रोजन H। द नेट रिएक्शन, ये लिख लिए,
यही लिखवाने लगी थी, यही। नेक्स्ट लिखो एट एनोड,